जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों जीके जीएस वाली क्लास सुबह वाली शुरू हो चुकी है, जिसमें एसएससी और उसके अन्य अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास में लेकर आता हूं। एसएससी का कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए सुबह 7 बजे डेली ये क्लास अपलोड हो रही है। आप सभी अभ्यर्थी इस क्लास को ज्वाइन करें और देखें, बहुत इंपॉर्टेंट विस्तृत व्याख्या के साथ ये क्लासेस डेली कराई जाती हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके परिश्रम का परिणाम था? चार ऑप्शन है: राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या फिर बीएम मालाबारी। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके बारे में देखते हैं तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था ये 1856 ईस्वी में इसको पारित किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद भारत में जो पहला कानूनी विधवा विवाह जो था वो कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र की प्रेरणा व देखरेख में केस ने सम्मान संपन्न हुआ। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे 19वीं शताब्दी में बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, अनुवादक, लेखक, प्रकाशक व उद्यमी व्यक्ति थे। उन्होंने ही बंगाल को पुनर्जागरण स्तंभों में से एक थे वे, ठीक है। और वे जो थे शिक्षा के समर्थक व बाल विवाह के, जो नारी के शिक्षा का लेकर जो विरोध होता था तो उसका वो समर्थन करते थे, और उसके बाद बाल विवाह के विरोधी भी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चोलों के अधीन प्रचलित स्थानीय स्वशासन में समिति के सदस्यों की क्या योग्यताएं थीं? दोस्तों आयु संबंधी भी, भूमि के स्वामित्व संबंधी भी और शिक्षा संबंधी, ये तीनों ही उसके लिए अनिवार्य थे। किसके लिए? जो एक समिति बनाई गई थी स्थानीय स्वशासन की, ठीक। और ये जो स्वशासन शब्द है, इसके बारे में अगर थोड़ा बात करते हैं, देखिए स्वशासन शब्द की मांग किया था लाला लाजपत राय ने, ठीक। उसके बाद इन्होंने जो साइमन कमीशन था इसका विरोध किया, ठीक। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था ये तो 1927 में हो गया था, लेकिन ये आया 1928 को था, ठीक है, भारत में। इसमें इसको 5 सदस्यीय समिति बनाया गया था, जिसमें पाँचों पाँचों अंग्रेज थे। इसीलिए इसका विरोध किया गया कि क्योंकि साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था वो संवैधानिक सुधारों के लिए किया गया था। जो संविधान भारत का, जो भारत में संविधान निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उसके लिए जो संविधान की जो रूपरेखा या फिर उसमें जो अधिनियम या फिर जो भी प्रावधान थे उन सभी का जांच कर कर उसमें सुधार करने के लिए ये कमेटी गठित की गई थी। तो इन लोगों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, तो इंडियन सोच उसमें हो ही नहीं सकती थी। वो अंग्रेज अपने हिसाब से उस संविधान को बनाना चाहते थे, ठीक है। तो मेन मकसद ये था। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 28 क्वेश्चन नंबर, जिसमें कह रहा 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य व दक्षिणी मुस्लिम राज्यों के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध, रायचूर का युद्ध, कोविलकोंडा का युद्ध या फिर उदयगिरी का युद्ध। इन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो 28 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध। देखिए आप बता दें 23 जनवरी 1565 ईस्वी को युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन मुस्लिम स्टेट्स के बीच तालीकोटा का युद्ध का राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ, ठीक। इसको कहते हैं राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, ठीक है, या तो कह लो तालीकोटा का युद्ध, ठीक। अब इसके बाद इस युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में देखिए बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा व बीदर शामिल थे। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया था, जबकि विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था। इस युद्ध में हार के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। विजयनगर का ये जो युद्ध था किसके साथ? डेक्कन मुस्लिम स्टेट्स के साथ। इसमें विजयनगर को किस में मिला लिया गया था इस युद्ध के बाद? गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर में, ठीक है। 29 देखेंगे। 29 में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच अव्यवस्थित काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मैगिनॉट रेखा, हिंडनबर्ग रेखा या फिर दो ऑप्शन यहाँ है, 49वीं समानांतर रेखा या फिर 38वीं समांतर रेखा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? कहाँ कहाँ? यूएसए और कनाडा के बीच एक जो अव्यवस्थित काल्पनिक रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? 29 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका 49वीं समानांतर रेखा, ठीक। अब उसके बाद देखिए जो इसका ऑप्शन ये सही होगा। अब उसके बाद आपको बता दें कि इसे सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा माना जाता है। मतलब यहाँ कोई ना विवाद है, ना कोई
हेयर फेयर टाइप है, मतलब सबसे शांत ये जो बॉर्डर लाइन है, ये सबसे शांत बॉर्डर लाइन है पूरे विश्व में। ठीक है, 30 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 30 में क्या कह रहा है, उस स्थान को क्या कहा जाता है जहाँ से भूकंप का प्रारंभ होता है। जहाँ से भूकंप आते हैं, भूकंप मूल कहा जाता है, भूकंप केंद्र कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है, फिर भूकंप क्रस्ट कहा जाता है। 30 क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका भूकंप मूल। ठीक है, यहाँ से ही भूकंप की शुरुआत होती है। ठीक है, उद्भव स्थान को उसका भूकंप मूल या केंद्र कहते हैं। ठीक है, फाइनली ऑप्शन इसका ए ही सही होगा। भूकंप के केंद्र के निकट PSL तीनों प्रकार की तरंगें पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगें या मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। और बता दें आपको, भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर P तथा S तरंगें पहुंचती हैं एवं केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर S तरंगें जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं और सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है और केवल प्रारंभिक P तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उनको किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखेंगे कि द्राक्षा कृषि यानी विटिकल्चर क्या है। अंगूरों की खेती है, मत्स्य पालन है, रेशम कीट है, सब्जियों फूलों फलों की खेती है। तो जो विटिकल्चर होता है यानी द्राक्षा कृषि होती है, किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये अंगूरों की खेती कहते हैं विटिकल्चर। ठीक है दोस्तों, इसमें बता दें कि अंगूर की खेती संबंधित सभी कृषि अध्ययनों, प्रयासों और गतिविधियों में शामिल किया जाता है। इसमें जो द्राक्षा क्षेत्र होता है वो अंगूर बागान का प्रबंधन भी शामिल है, जिसमें रोगों व नाशी जीवों की रोकथाम, उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई, फलों का विकास, फल तोड़ने समय का निर्धारण व सर्दियों में शाखा की कटाई आदि सम्मिलित है। और वाइन के उत्पादन में यह विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। जो शराब बनती है, वाइन, शराब बनाने में भी ये विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 32 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। इसमें बताना है आपको कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जमशेदपुर में इस्पात उद्योग है, अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग है, बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है और कोयम्बटूर में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो 32 का जो सही ऑप्शन होगा 32 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए जो ये कोयम्बटूर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये इसका सही मैच नहीं है। क्यों नहीं है सही मैच, देखते हैं। तो ये 32 में है कि कोयम्बटूर जो है ये तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यह मुख्यतः कपड़ा उत्पादन के लिए है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो ये कपड़ा उत्पादन अगर यहाँ लिखा होता तो ये भी सही हो जाता आपका। ठीक है, मगर यहाँ पे कपड़ा उत्पादन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इसी कारण से इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ जैविक उद्यान, कृषि विश्वविद्यालय, संग्रहालय व VOC पार्क अन्य प्रमुख आकर्षक स्थल यहाँ पे हैं। कहाँ पे, कोयम्बटूर में। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए ये फेमस नहीं है। 33 देखेंगे। 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं। भीतरी ग्रह देखिए वे ग्रह जो गैसीय हैं, बिना उपग्रह वाले ग्रह, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह कौन से हैं जो भीतरी ग्रह माने जाते हैं। 33 का जो सही ऑप्शन होगा हो जाएगा, देखिए सूर्य और जो क्षुद्र ग्रह हैं इनकी पट्टी के बीच जो पाए जाने वाले ग्रह होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, भीतरी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सूर्य, अच्छा देखते हैं इसमें कि देखिए इनकी संख्या जो है टोटल 4 है जो भीतरी ग्रह कहलाते हैं। कौन कौन से, बुध, ठीक, पहला बुध हो गया, दूसरा आपका शुक्र हो गया और तीसरा आपका पृथ्वी हो गया और चौथा आपका मंगल ग्रह हो गया। ये सभी क्या हैं, ये सभी भीतरी ग्रह हैं। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी के समान है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह कहा जाता है। जिसके अलावा जो भी हैं वो सारे क्या हैं, बाह्य ग्रह। ठीक, किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। ठीक है, कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। 34 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। ठीक, कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। और इनके अनुसार क्या था, सार्वभौमिक सहिष्णुता व उदारता वाले धर्म का महत्व है, जबकि अंधविश्वास, घृणा व लड़ना सिखाने वाले धर्म का कोई महत्व नहीं है। ठीक,
35 देखते हैं। 35 में कह रहा है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक वैधता दी गई थी किस संशोधन के द्वारा? संवैधानिक जो वैधता दी गई थी नगर पालिकाओं को, नगर पालिका एक संवैधानिक निकाय है, तो 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 74वां संविधान संशोधन। ठीक, देखिए 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1993 में हुआ था। ठीक, 1993 का ये संशोधन जो था ये इसकी वजह से ही 12वीं अनुसूची, ठीक, 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाओं का जिक्र किया गया है। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि देखिए नगर पालिका और नगर निगम व नगर परिषदों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। और इस संशोधन के तहत अगर बात करें संविधान में भाग 9 के का जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 का त से अनुच्छेद 243 का या और दा। देखिए अनुच्छेद जो जोड़े गए थे इसके लिए आर्टिकल 243 का त और या और दा, ये 3 प्रावधान जोड़े गए थे, तक के अनुच्छेद सम्मिलित हैं। इस संशोधन के तहत नगर पालिकाओं की कुल 18 विषयों पर विधि यानी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, 36 देखेंगे। 36 में क्या कह रहा है? 36 में ये कह रहा है नागरिक समता का आशय क्या है? नागरिक समता का आशय जो है कानून के समक्ष समता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण, राज्य के मामले में भागीदारी का समान अधिकार। तो 36 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका कानून के समक्ष समता। नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समता, यानी कानून का जो देखिए नागरिक समता या समानता से तात्पर्य कानून या विधि के समक्ष समानता से है, संविधान के अनुच्छेद 14 से। अगर हम सिर्फ आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 में देखिए क्या है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उसी तरह समान रूप से उसे लागू भी करेगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक भारतीय नागरिकों को समता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अनेक अनेक क्षेत्रों में समानता। ठीक है, 37 का पढ़ लें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः मूल उद्योगों में नहीं आता? जो मूल उद्योग हैं उनमें से कौन सा उद्योग नहीं आता है? देखिए 4 ऑप्शन है, प्रतिरक्षा उद्योग, खान व धातुकर्म उद्योग, लघु वाहन उद्योग, मशीनरी और मशीनी औजार उद्योग। इनमें से कौन सा है जो कि मूल उद्योगों में नहीं आता? अच्छा, मूल उद्योग क्या होते हैं? देखिए लघु व वाहन उद्योग समानता क्या होते हैं? मूल उद्योग का श्रेणी नहीं है। ठीक है, लघु व वाहन उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो रहा है वो सी हो रहा है। अब उसके बाद जबकि प्रतिरक्षा उद्योग, खान व धातुकर्म उद्योग सभी मशीनरी और औजार उद्योग मूल उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए 38 क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं तो 38 में कह रहा है कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन, ठीक है, अवमूल्यन का मतलब जो होता है देखिए जो विदेशी मुद्राएं हैं या फिर अन्य मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाने से है। ठीक, अगर अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन जिसको कहते हैं, अगर ये होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो विदेशी मुद्रा है या फिर अन्य मुद्रा है उसका स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाने से है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना ही अवमूल्यन कहलाता है। मतलब कि अपनी मुद्रा को, अगर अपने मुद्रा का रेट घट गया तो ये अवमूल्यन हो गया। ठीक है, अच्छा अवमूल्यन से क्या होता है? से वस्तु व सेवा व्यापार दोनों प्रभावित होते हैं। इससे आयात महंगा परंतु निर्यात सस्ता हो जाता है। मतलब चीज़ें जो आने वाली हैं वो तो महंगी हो जाती हैं और जाने वाली सस्ती हो जाती हैं। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1449 की बात अगर हम करते हैं तो 1449 में रुपये का अवमूल्यन लिया गया था। इसके बाद वर्ष 1966 में, उसके बाद 1991 में वो वर्ष का अवमूल्यन किया गया था। ठीक है, मतलब कमी की गई थी। ध्वनि तरंगे किसके कारण इको उत्पन्न करती हैं, यानी प्रतिध्वनि, जिसमें आवाज़ होने लगती है। जैसे कोई माइक सुनते हैं आप, एक बार हलो कहो 3-4 बार हलो हलो निकलता है। तो 39 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा परावर्तन के द्वारा। ठीक, आवाज़ें टकराती हैं और ऐसा होने लगता है। ध्वनि तरंगे परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण इको उत्पन्न करती हैं, यानी प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकरा कर परावर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर, ठीक, 17 मीटर या फिर 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि डायोड वह युक्ति है जो धारा को, साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए डायोड के बारे में है कि डायोड ऐसी युक्ति है जो धारा को क्या करती है, दोनों दिशाओं में प्रभावित होने देती है, एक दिशा में प्रभावित होने देती है, किसी भी दिशा में होने देती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। डायोड के बारे में अगर आप पढ़े हैं तो डायोड बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। डायोड का जो काम होता है, देखिए एक दिशा में प्रभावित होने देती है, ठीक है। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, और डायोड परिपथ में प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चाइल्ड लैगमोर नियम का पालन करती है, ठीक है। डायोड वॉल्व रिजुकारी, ठीक, जिसको रेक्टिफायर कहते हैं, के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात इसके द्वारा प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, यानी कि AC टू DC, ठीक। प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा, डायोड द्वारा, ठीक है। चलिए चूना पत्थर का रासायनिक नाम बताइए आप लोग। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। लाइम स्टोन जिसको कहते हैं, उसका जो रासायनिक नाम है 41 का, वो क्या होगा। कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है दोस्तों चूना पत्थर को, ठीक। देखिए चूना पत्थर का जो फॉर्मूला होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक, CaCO3। इसमें सिलिका, एल्यूमिना व लोहे की मात्रा होती है। इसका रंग सफ़ेद और हल्का भूरा होता है और यह जल में घुलनशील है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने, चूने के निर्माण में, रासायनिक खाद के रूप में तथा स्टील, चीनी व कागज उद्योग में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। (42) क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 42 में क्या कह रहा है, 42 में ये कह रहा कि वाटर गैस यानी भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। लेकिन देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसका जो परसेंटेज होता है, ये वाटर गैस या भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है 45% होता है, ठीक, और जो हाइड्रोजन होता है 49% होता है, ठीक है, का मिश्रण होता है। इसके अतिरिक्त इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो बाकी बचे परसेंटेज हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% और की भी मात्रा होती है, ठीक है। इसका जो ऊष्मीय मान होता है 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन और अल्कोहल के निर्माण में अपचायक रूप में होता है, ठीक, अल्कोहल या फिर हाइड्रोजन के रूप। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है। वास्तविक मछली, ये 43 का जो सी ऑप्शन होगा सिल्वर फिश। इसके लिए देखते हैं कि एक वास्तविक मछली नहीं है, जबकि फ्लाइंग फिश, इलेक्ट्रिक फिश व डॉग फिश वास्तविक मछलियों के उदाहरण है, ठीक है। 44 देखेंगे। 44 में क्या कह रहा है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती। वर्णांध व्यक्ति जो होता है उसमें किस कलर को पहचानने की क्षमता नहीं होती। 44 का जो सही ऑप्शन होगा हरे और लाल की। एक वर्णांध व्यक्ति में लाल व हरे रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती। यह एक वंशानुगत रोग है जिसमें मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। इस रोग की वाहक स्त्रियां जो फीमेल्स होती हैं, स्त्रियों में यह रोग तब होता है जब उसके दोनों गुणसूत्र प्रभावित हों, ठीक। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें, चलिए बताइए कि अदरक जो है एक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है। 45 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए पर्व एवं पर्ण संधियाँ पाई जाती हैं, इसलिए ये क्या है, एक तना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। 46 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 46 में क्या है, में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है, तो 46 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए ये लिनक्स जो होता है ना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जबकि C++, जावा, कोबोल कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय जो जाता है वो IBM कंपनी को जाता है, IBM, ठीक। उसके बाद इसके साथ साथ बता दें कि आपको पता है कि फोर्ट्रॉन जो होता है पहली उच्च स्तरीय भाषा थी, जिसे वर्ष 1957 में IBM कंपनी ने विकसित किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से व कम समय में हल करने के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए 47 में देखेंगे। निम्नलिखित में से गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। गांधी इन चंपारण सत्याग्रह 1917 को शुरू किया गया था, चंपारण सत्याग्रह। 47 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं।
इस पुस्तक में गांधी के वर्ष 1917 में चंपारण आने व नील किसानों के समर्थन में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग का उल्लेख किया गया। इस पुस्तक का प्रकाशन जो था 1957 में किया गया था। ठीक है, चलिए 48 देखेंगे। 2021 में किस देश के विशेष सैन्य बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन किया गया था? 48 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, किर्गिस्तान। ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का जो मुख्यालय है 49 का, वो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोन। देखिए इंटरपोल का जो मुख्यालय है ये आपका लियोन में, जो कि फ्रांस में है, स्थित है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जो विश्व भर के में पुलिस सहयोग अपराध नियंत्रण के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1923 में किया गया था। ठीक, इसके सदस्य देशों की संख्या जो है टोटल 194 है। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। क्या? इंटरपोल। आज के दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है ये 25 में आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कालबेलिया सपेरा जनजाति की स्त्रियों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः किस राज्य में प्रसिद्ध है? कालबेलिया जो है ये सपेरा जनजाति की स्त्रियों, ठीक है, का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य किस राज्य में स्थित है, प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक, कालबेलिया सपेरा राजनीति स्त्रियों का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह मुख्यतः राजस्थान में प्रसिद्ध है। इस नृत्य में पोशाकें व नृत्य की चाल सर्प के समान होती है। यह नृत्य मुख्य रूप से बीन नामक वाद्य यंत्र पर किया जाता है और वर्ष 2011 में अगर बताएं, जो वर्ष 2011 में यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य व गीत को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज के 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। सुबह 7 बजे डेली क्लास होती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।